पहले ये देखो। लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूं आप गूगल मारिए, सर्च करिए कि 2008 के अंदर सलाउद्दीन के गांव में गया था सोहेबुक में। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चलिए देखिए, आरपी सिंह साहब का हम लोग सम्मान करते हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के बाकी प्रवक्ताओं जैसे नहीं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही धीर गंभीर, बड़े मृदुभाषी हैं। महत्वपूर्ण सवाल क्या, आज की तारीख में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति किसी से भी पूछ लीजिए मजबूत नहीं है। मैं कमजोर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैंने कहा मजबूत नहीं है। नहीं, तू समझा नहीं। उसका कारण बहुत सिंपल, सिर्फ आप लोकसभा चुनाव से अगर तुलना कर लीजिए तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन था वो 1.5% भारतीय जनता पार्टी से आगे था। अच्छा, लोकसभा का वो चुनाव जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 30% का गैप था, 30% का गैप। 58% 2019 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था और कांग्रेस को मिला था 28%। अरे देवा। और अगर 2024 में वो आंकड़ा, उस आंकड़े में अगर कांग्रेस आगे चली जाती है और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी 46 विधानसभा सीटों पर अगर आगे होती है, बढ़त होती है और बीजेपी 44 में सिमट जाती है, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां बहुत ही संघर्षशील है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। क्योंकि लोकसभा में तो कम से कम मुझे ये उम्मीद थी कि वहां भाजपा जो है वो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, उसका वोट शेयर बीजेपी कांग्रेस से बहुत ज्यादा होगा। बात तो सही है। और आपको याद होगा 2019 में जब 2 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 12% की उसमें ड्रॉप हुआ था और काफी घट गया था। अब माफ करेगा, 12 नहीं बल्कि और ज्यादा का ड्रॉप हुआ था उसमें। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जब आज की तारीख में जब बीजेपी लोकसभा के चुनाव में 5 सीट हार चुकी है तो विधानसभा में वो कैसे बेहतर करेगी, मुझे इस बारे में भी सोच नहीं पा रहा हूं। क्योंकि मेरा स्पष्ट तौर पे मानना यह है कि लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भाजपा हमेशा ज्यादा वोट शेयर लेकर आती है और अगर लोकसभा में वोट शेयर गिरता है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा में बहुत ही चिंता की स्थिति है, तकलीफ की स्थिति है और बहुत ही हिम्मत की बात आरपी सिंह कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनने वाली है। बहुत हिम्मत की बात है। ओके, अब आशुतोष देखिए, अभी हरियाणा की बात हो गई, आपने बता दिया कि आपको क्या लगता है। अच्छा, अभी आरपी सिंह जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा रहे थे और उसे लेबनान के उस आतंकी नसरल्ला से जोड़ रहे थे, जम्मू कश्मीर की 2 पार्टियां, बल्कि कुछ और छोटी पार्टियां भी प्रचार बंद कर देती हैं नसरल्ला के मरने पर। बीजेपी इसे मुद्दा क्यों ना बनाए? अच्छा, और एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट होने के नाते आशुतोष, आपको लगता है हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में एक आतंकी, इतने बड़े आतंकी के लिए यूं जुलूस निकाला जाना, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का प्रचार बंद कर देना, कैंडल मार्च निकाला जाना, क्या यह एक खतरनाक सिग्नल नहीं है आशुतोष? अभी पता चलेगा। मानक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत ही मतलब आई थिंक इस पर इस देश के अंदर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। पिछले दिनों आपको याद होगा कि अमित शाह जी ने बांग्लादेशियों के बारे में एक टिप्पणी की थी और बांग्लादेश की सरकार ने बहुत ही गहरे तरीके से उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और एक तरीके से भारत सरकार से कहा था कि इस तरीके की टिप्पणियां बंद होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मुझे लगता है कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों को विदेश के मामले में कोई भी टिप्पणी करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए क्योंकि इसका फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर गहरे असर पड़ते हैं। देख रहा है विनोद, मैं कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन आज तक भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमास तक को आतंकवादी नहीं घोषित किया। आज तक के दिस डे मैं बात कर रहा हूं। शर्म करो शर्म। और ना ही नसरल्ला और साथ ही साथ ये जो हिजबुल्ला और यमन में एक्टिव हूती, उनको आतंकवादी घोषित किया है। और भारत के ईरान के साथ बड़े गहरे रिश्ते रहे हैं। सही बात है। और मिडिल ईस्ट के अंदर भारत आज की तारीख में बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल का जो सवाल है वो अलग तरीके का प्रश्न है, उससे भी भारत अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की है। Not bad, not bad. तो सत्ताधारी पार्टी के लोगों को यहां बैठकर इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं उनके किसी बयान से भारत की विदेश नीति पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत बहुत बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट से तेल लेता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
और इसलिए मैं कहता हूं कि पहले भारत सरकार ये ऐलान करे, लाल किले से ऐलान करे कि नसरुल्लाह एक आतंकवादी था। सबसे पहले ऐलान करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी की सरकार को मानता हूं, एक राष्ट्रवादी सरकार है, देश के हित के लिए काम करती है, और कोई भी राष्ट्रवादी देश के हित के लिए काम करने वाली सरकार ऐसा कोई भी बयान नहीं देगी जिसकी वजह से भारत के लोग जो मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं उनकी जानो माल को खतरा हो, ये हुई ना बात। उनको नुकसान हो, वहां से जो आने वाला तेल है उसको नुकसान हो, भारत को जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको नुकसान हो। इसलिए कभी कभी विदेश नीति के मामले में आप भारत सरकार रूस के साथ भी खड़ी दिखाई पड़ती है, यूक्रेन के साथ भी खड़ी दिखाई पड़ती है, भारत की सरकार इजराइल के साथ भी खड़ी दिखाई पड़ती है, और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के साथ पैलेस्टीन के साथ भी खड़ी दिखती है सर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हाँ, वही तो, वही आशुतोष कह रहे हैं। पैलेस्टीन के वो साथ भी तो वही कह रहे हैं, पैलेस्टीन के साथ भी, ईरान के साथ भी। आप कहिए हमास आतंकवादी संगठन है। मुझे इजराइल तो मानता है, एक बात बता दो, बीच में ना बोल। जो एनसी का एजेंडा है ऑटोनॉमी का, उसके अंतर्गत क्या कश्मीर के अंदर, एक मिनट रुक जाओ सर आशुतोष साहब, दो झंडे हैं या नहीं है उनके एजेंडा में? उनके एजेंडा के अंदर ये है कि दो करेंसी होनी चाहिए, ये उनके एजेंडा में है क्या? ये उनके एजेंडा में है या नहीं है कि कश्मीर के अंदर 1953 से पहले का स्टेटस हो, उस स्टेटस के अंतर्गत कश्मीर में मुख्यमंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री होगा? इसकी माँ का भोला चेहरा। ये उनके एजेंडा में, तो पीडीपी के एजेंडे में भी है, कांग्रेस के पीडीपी के एजेंडे में भी है, एजेंडा में मैनिफेस्टो में होना हो रहा है और गवर्नेंस का एजेंडा हो रहा है। अच्छा आशु, हाँ बोलिए, आशुतोष बोलिए। हाँ, मानक उम्मीद है आरपी सिंह साहब मेरी बात को बड़ी गंभीरता के साथ सुनेंगे। हाँ, अगर दो झंडे का सिद्धांत लागू करना होगा तो सबसे पहले आरएसएस को अपना झंडा हटाना पड़ेगा। आरएसएस का हर आदमी जो सुबह उठ के शाखा में वो जो भगवा ध्वज के सामने प्रणाम करता है, वहां पे तिरंगा क्यों नहीं? सर राज्य का झंडा है क्या? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। नहीं, राज्य का नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप उसको गलत ट्विस्ट दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं भगवा के आगे नमस्कार करता हूं, उसमें क्या है? परंतु ये बताइए, जो मैं जो कह रहा हूं उसका बताइए, क्या वो भारत राज्य का झंडा है क्या? अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। भारत राज्य का तिरंगा है क्या? कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बता दीजिए। यहाँ आशुतोष बोलिए, आशुतोष क्या वहाँ संविधान क्या वहाँ पर वाल्मीकियों को सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? चुप कर बे कुत्ते। बोलिए आशुतोष, मैंने कहा था, मैंने कभी ये प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन अगर आप उसको उससे जोड़कर देखते हैं तो फिर आरएसएस की शाखा में भी सुबह सुबह तिरंगा को प्रणाम करना चाहिए। क्या दिक्कत? मजा आया। क्यों नहीं आप सुबह सुबह तिरंगा को प्रणाम करेंगे? नहीं, कोई क्यों नहीं आप कोई दिक्कत नहीं है। किसको दिक्कत है तिरंगे को प्रणाम करने के लिए? मैंने अभी बताया, मैंने तो तिरंगा लहराने के चलते अपनी जान पे खेल दिया। मैं आपकी और जानकारी देता हूँ, सुनिए। खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। 2008 के अंदर मैं शोहेब को गया था सलाउद्दीन के गांव में, वहां भाषण देकर कहा कि तेरे मां ने दूध पिया तो मेरे पर गोली चलाना। मैं अपना एक बेटा, अकेला बेटा, उसको लेकर के, छोटे बेटे को साथ लेकर के लाल चौक पर जाकर तिरंगा लहराया और 36 मुसलमानों के साथ लहराया। आप हमें तिरंगे के बारे में सिखाइए। और ये बेटा साथ लेकर गया और 1000 मुसलमान साथ थे और उसकी गोली, प्रॉब्लम क्या है? उनको क्या कह रहा कि हिम्मत हो तो गोली चलाना। हमें तिरंगे के बारे में सिखाइए आशुतोष साहब। भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गले लगती है, पीडीपी के साथ जो है ये हमबिस्तर होते हैं, और जब ये उनसे अलग होते हैं तब ये दो झंडा दो संविधान का सवाल खड़ा करते हैं। मैं थोड़ा कह रहा हूं, उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा है आशुतोष जी। कृपा करके उनका गूगल मारकर मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए और कांग्रेस ने अपने आप को उससे दूरी नहीं बनाई अपनी जी। उस मैनिफेस्टो को माना है कांग्रेस ने। ओके संजय कुमार, ऑल राइट, ओके संजय कुमार। संजय जी आज समझ लिया करिए आरपी सिंह साहब। अरे आप समझिए ना, आप उनके साथ जाने को तैयार हैं जो कि देश को बांटने को तैयार है। देश के अंदर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रास्ता खोलें। ओके ऑल राइट। कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अच्छा रुकिए, आरपी सिंह जी, थोड़ा अब संजय कुमार। तिरंगा लगेगा, आरएसएस के लोग सुबह उठ के अपनी शाखा में तिरंगा को सलाम प्रणाम करेंगे। आप कहां से ऊंचा सुनते लगता है आशुतोष? जिस दिन आपने दूध पिया होता है ना, तो आप जाते हैं वहां पर लाल चौक पे तिरंगा लहराने के लिए, हिम्मत करते हैं आप। मैंने, अरे सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। चुप, बिल्कुल चुप।